थोड़ा सा 16 ओवरव्यू ऑफ ब्रिटिश हिस्ट्री जो है वो देखेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम उन डेवलपमेंट्स को देखें और उनको एनालाइज करें कि वो डेवलपमेंट्स आपके पास किस तरह से हुई और जो मॉडर्न ब्रिटिश हिस्ट्री है उस पे उसका इम्पेक्ट क्या है। अब तीन से चार चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल सेंट्रल हैं इन द थीम्स ऑफ ब्रिटिश हिस्ट्री। आपने सुना होगा, बादशाहत का नाम सुना होगा आपने, मजहब का नाम सुना होगा आपने, पार्लियामेंट का नाम सुना होगा। अगर हम दुनिया को देखते हैं तो दुनिया की जो एवोल्यूशन है, यानी जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है, उसमें जो डेवलपमेंट्स होती हैं, माइक काइंडली अपने ऑफ कर लें, डेवलपमेंट्स होती हैं तो वहाँ पे छोटे छोटे ट्राइब्स बनते हैं, जो मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन भी करूँगा। फिर वो ट्राइब्स मिलके आपके पास इकट्ठे होके एक छोटी सी, एक म्यूनसिपैलिटी जिसे कहते हैं, या फिर फ्यूडल टाइप एक स्टेट बन जाती है। अब ब्रिटेन जो था बेसिकली, ये आपके पास एक पूरे का पूरा, या दुनिया जो थी कॉन्टिनेंट्स में बटी हुई थी। आपने यूरोप का नाम सुना होगा, आपने अमेरिका का नाम सुना होगा, आपने सब कॉन्टिनेंट का नाम सुना होगा, एशिया का नाम सुना होगा। फिर इनके दरमियान में एक आपके पास समंदर है। अब समंदर में क्या था कि जैसे दुनिया की आबादी स्टार्ट होती है, ट्राइब्स थे वो अटैक करते थे, फिर वो उनमें एक लीडर इमर्ज होता था, तीन चार ट्राइब्स पे उसने कब्जा किया, फिर पांच पे किया, फिर छह पे किया। इस तरह वो पावरफुल होते होते वो आपके पास कोई 100 साल में, 1200 साल में वो आपके पास क्या हुआ कि एक किंगडम बन गया। किंगडम मतलब एक बड़ा एरिया था, वास्ट एरिया था, जिसकी कोई बाउंड्री नहीं होती थी। जिस तरह आज हम कहते हैं ना, ये हमारा बॉर्डर है, वो बॉर्डर है, इस तरह कोई बॉर्डर नहीं होता था। इधर से हमला इधर हो रहा है, इधर से हमला इधर हो रहा है, एंड इट वेंट ऑन। एंड जो आपके पास ये जो यूरोप है आज नाम सुनते हैं, इसके साथ एक सी है जिसे हम कहते हैं मेडिटेरेनियन सी। टर्किश अंपायर का, आपने ऑटोमन अंपायर का नाम आपने सुना होगा। सो यहाँ पे छोटे छोटे ट्राइब्स थे, जिन्होंने वाइकिंग्स देखा है, वहाँ पे नॉर्वे से आते थे, वो अटैक करते थे। तो इनके अपने नाम थे, जैसे एंग्लो सैक्सन, इंग्लिश थे, सैक्सन थे, जर्मेनिक ट्राइब्स थे। तो ये वहां पे रहते थे और इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठा होना शुरू कर दिया। फिर जब किंग आपके पास पावरफुल हुआ, उसने क्या करना स्टार्ट किया, अपनी मर्जी करना स्टार्ट कर दी। तो लोगों ने कहा कि तुम एक अकेले इंसान हमारे लिए फैसले नहीं कर सकते। ठीक है। तो उसके नतीजे में क्या हुआ कि उनका आपस में क्लैश हुआ, और चंद एक लोग पहले आए, फिर पार्लियामेंट बन गई। पार्लियामेंट वो प्लेस थी जहाँ पे वो लोग इकट्ठे होते थे। फिर इसमें रिलीजन का फैक्टर आ गया कि पहले जैसे हमारे इस्लाम में भी सेक्ट्स हैं, उनका पहला जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी था, कैथोलिक्स कहते थे। फिर कैथोलिक्स ने क्या किया कि उनके अगेंस्ट आए, प्रोटेस्टेंटिज्म आया। ठीक है। फिर प्रोटेस्टेंटिज्म में आगे फर्दर इन्होंने, इंग्लैंड वालों ने अपना एक चर्च बना लिया। तो इन्हीं सारी जो ओवरव्यू डेवलपमेंट्स हैं, इनका ओवरव्यू देखेंगे। अच्छा, अगर हम इसके पास में जाते हैं तो ये इसकी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में है हिस्ट्री, जिसमें अर्लियर ह्यूमन सेटलमेंट्स थी, फिर पावरफुल किंगडम बने, और आज उनके जो इंस्टीट्यूशन है, कल्चर है, नेशनल आइडेंटिटी है, वो सारी की सारी उनमें है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये आपके पास वॉर ऑफ रोजेज आता है। अब वॉर ऑफ रोजेज में दो हाउस थे आपके पास बेसिकली। डिटेल में हमने नहीं कि इस वजह से करना कि आपके पास इस पे क्वेश्चन नहीं आता। अब इंग्लैंड इटसेल्फ एक कॉलोनी था ऑफ फ्रांस, जो कि उस टाइम पे यूरोप में था। और उसने क्या किया कि यहाँ से इन्होंने कॉलोनियलिज्म में, फ्रांस की पावर कम होती है और इंग्लैंड वहाँ से क्या हो जाता है आपके पास, अलहदा हो जाता है। सो डाइवर्स पर्सपेक्टिव हैं, आज तक इसकी जो लेगेसी है वो शेप कर रही है, इन्फ्लुएंसिंग एवरीथिंग। ये जी देखें,
ये इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, ये आपके पास यहाँ पे इंग्लैंड है, यहाँ पे आपके पास स्कॉटलैंड है, उसके बाद आयरलैंड है और वेल्स है। चार मेजर पार्ट पे बनता है। यहाँ पे अगर आप आए इस मैप पे, ये मैप आपको विजिबल है ना? यस सर। अच्छा। सॉरी। ये आप देखें, नॉर्थ अफ्रीका है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका है, सॉरी साउथ अमेरिका है। इसके दरमियान में ये अटलांटिक ओशन है। ये यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड है, एंड दिस इज अ स्मॉल पोर्शन। सो यहाँ से दे रूल्ड ओवर द वर्ल्ड, इवन दिस अमेरिकन स्टेट, बिफोर 1776। इन्होंने अफ्रीका को किया, फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ पे एशिया में आए, इंडिया में आए। सो बाय ऑल मीन्स, और यहाँ पे आपके पास आयरलैंड, नॉर्दर्न किंगडम ऑफ, सॉरी, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। सो इट इज बेसिकली स्कॉटलैंड, आयरलैंड इटसेल्फ दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका है, वेल्स है और इंग्लैंड है। सो इस इकट्ठे को हम क्या कहते हैं? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। ठीक है। और यहाँ से इसकी ज़रा ज्योग्राफी को आप देखें, तो यहाँ से आपको नज़र आता है कि किस तरह यूरोप के साथ ही एडजेसेंट वाक़या था, किस तरह इसकी जो यूनिक आपके पास ये ज्योग्राफी है, किस तरह से इसकी हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस कर रही थी। सो बिफोर दिस, यहाँ पे यूरोप में आपके पास फ्रांस था, जर्मनी था, इटली था, उसके बाद आपके पास छोटी छोटी म्यूनसिपैलिटीज थी। फिर इसी पूरे यूरोप में आपके पास रोमन अंपायर बनता है। ठीक है, रोमन अंपायर का नाम आपने सुना होगा। फिर ये यूरोप जो है आपके पास दो हिस्सों में डिवाइड होता है 1453 में। एक साइड पे टर्की, जो सुल्तान महमद था उसने इसकी बुनियाद रखी ओटोमन अंपायर की, दूसरी साइड पे वेस्टर्न यूरोप आ जाता है। और ये आपके पास क्या था कि जो आपके पास ये पैलेस्टाइन, इराक, इजिप्ट, इवन टू द पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, वो सारा इस पे आपके पास एक्सपेंड हुआ हुआ था। फिर बाद में जब वर्ल्ड वार वन होती है तो वो ऑटोमन अम्पायर, खिलाफत उस्मानिया जिसे कहते हैं, वो ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से, सो दिस एरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द जियोग्राफी, पॉलिटिक्स, सियासत, एवोल्यूशन एंड एवरीथिंग। ठीक है। इस प्लेस को, ये जो यूनाइटेड किंगडम है, इसको कहा जाता है बर्थ प्लेस ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है। इस यूरोप में आपके पास ग्रीक सिटी स्टेट्स थी जिनका नाम आपने, प्लेटो का आपने नाम सुना होगा, अरिस्टोटल का नाम सुना होगा। फिर बाद में मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रोसो। ठीक है। लॉक यहाँ पे आपके पास पैदा हुआ था। यानी जो आज मॉडर्न डे के आइडियाज हैं, आइन, कॉन्स्टिट्यूशन जिसे कहते हैं, वो यहाँ पे आपके पास बना। फंडामेंटल राइट्स की बात यहाँ पे हुई आपके पास। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी यानी पार्टी बेस्ड पॉलिटिक्स है, वो यहाँ पे होती है आपके पास। नेम एन इवेंट एंड दैट इज इन्फ्लुएंस बेसिकली। जो अमेरिका में लोग गए थे वो यूके से जाके वहाँ पे सेटलर्स थे। ठीक है। सो इन ऑल एंड ऑल, आपके पास पूरी दुनिया की जो डेवलपमेंट्स हैं वो यहाँ से आपके पास इन्फ्लुएंस होती हैं। ये चीज़ का मैप है, अगर आप उसको बनाना चाहें। अब ब्रिटिश मोनार्की जो है बेसिकली इसकी सेंचुरीज में आती है। ट्यूडर डायनेस्टीज आई जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद विंसर्स फैमिलीज आई। उसके बाद जितने भी चैलेंजेस थे उसको इसने देखा। फिर उसके बाद उसने आपके पास मोनार्क जो था बेसिकली पूरी दुनिया में यूनाइटेड किंगडम को रिप्रेजेंट करता था। ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ कि आफ्टर 1215, जब आपके पास मैग्ना कार्टा होता है, तो उसमें इसका इन्फ्लुएंस जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। ये जी इसकी एक ब्रीफ ओवरव्यू है कि एंग्लो सैक्सन जो थे, रोमन अम्पायर ख़त्म होता है तो फिर ये 1000 के अराउंड, ऑलमोस्ट, सॉरी उससे पहले भी 1000 के अराउंड जो है वो आपके पास एंग्लो सैक्सन इंग्लैंड बन चुका था। फिर उसके बाद 1215 में ये एक अलहदा इसका किंगडम बन जाता है। फिर 1707 में इसके साथ आपके पास स्कॉटलैंड मिल जाता है। फिर 1800 में आयरलैंड मिल जाता है। और इस तरह आपके पास एक यूनाइटेड जो है वो
यूनिफिकेशन ऑफ इंग्लैंड जो है वो आपके पास हो जाती है। यहाँ तक क्लियर है जी सबको? कोई क्वेश्चन यहाँ तक? एनीवन? कुछ समझ ना हो? ओके जी। अब ये जी इसके चार पार्ट्स हैं। अब इसको थोड़ा सा आपने समझना है माइंड में। जिस तरह हमारे चार सूबे हैं ना, इसके चार पार्ट्स हैं। सबसे पहले वेल्स है। वेल्स जो है बेसिकली दे आर सेल्टिक नेशन। सेल्टिक मतलब एक ट्राइब का नाम था, वहाँ से आए थे। और इनकी जो लैंग्वेज है बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज है, यूनिक है। इनका पोइट्री, म्यूजिक एंड कल्चर में इंटरेस्ट है। फिर उसके बाद इंग्लैंड है। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलस। ये वेल्स भी कंजर्वेटिव हैं, इंग्लैंड वाले भी और ऑर्थोडॉक्स हैं। उसके बाद आपके पास स्कॉटलैंड है, जिसमें आपके पास कल्चरल आइडेंटिटी है। उसके बाद आयरलैंड है, जो दो हिस्सों में आपके पास डिवाइड हो चुका है। अच्छा जी, रिलीजन का रोल बहुत आपके पास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको इस टाइमलाइन के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करता। माइक ऑफ कीजिएगा प्लीज। किसका ऑन है? सबसे पहले आपके पास जी नॉर्मन कंक्वेस्ट पे जाते हैं, तो एक रोमन कैथोलिक चर्च होता था। ठीक है, यानी जो यूरोप मैंने आपको बताया, तो यूरोप में आपके पास रोम एक सिटी था। उस रोम अंपायर था बेसिकली। और पोप क्या करता था, उसको हेड करता था। अब इसको कैथोलिक कहा जाता था। और उसके बाद आपके पास क्या था कि जो चर्च है वो आपके पास एक ऐसी अथॉरिटी बन गया जो किंग को क्या कर रहा था, चैलेंज कर रहा था। ठीक है जी। चर्च जो था वो किंग को चैलेंज कर रहा था, तो वहां पे आपके पास हेनरी द एट्थ। ठीक है, बस नाम याद नहीं भी रहता, कॉन्सेप्ट याद रखें। उसने क्या किया, रोम जो यूरोप में था उसके साथ अपना ताल्लुक, रिलेशनशिप जो है वो तोड़ लिया और अपना एक अलहदा चर्च बना लिया। ठीक है जी, अलहदा चर्च बना दिया और उसका नाम क्या रखा उसने, चर्च ऑफ इंग्लैंड। ठीक है जी, चर्च ऑफ इंग्लैंड आपके पास बन जाता है। सो देयर आर टू चर्चेज, वन इज रोमन कैथोलिक एंड द अदर वन इज इंग्लैंड। ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है कि आपके पास रेफर्मेशन आती है, यानी जो आपके पास कैथोलिज्म था उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट होती है। और वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी हम इसको प्योरीफाई करना चाहते हैं। और वहां से आपके पास प्रोटेस्टेंटिज्म आता है। सो इनहेरेंटली दे वर अगेंस्ट ईच अदर। मिसाल आप सुन्नी शिया जो है उसको ले लें। जी बोथ। ठीक है जी। फिर सिविल वॉर में आपके पास ये प्रोटेस्टेंट्स और जो है कैथोलिक्स के दरमियान वॉर ज्यादा होना स्टार्ट हो जाती है। और प्योरिटन्स आते हैं। प्योरिटन्स अब जो प्रोटेस्टेंट है उनके अंदर एक अलग सेपरेट बन जाता है। ठीक है, अब आपको समझ आया। पहले रोमन कैथोलिक चर्च था, वहां से आपके पास क्या हुआ कि प्रोटेस्ट इन्होंने चर्च ऑफ इंग्लैंड अलहदा बना लिया अपना। फिर उस चर्च ऑफ इंग्लैंड के दो पार्ट्स थे, एक साइड पे कैथोलिक थे और एक साइड पे प्रोटेस्टेंट थे। फिर प्रोटेस्टेंट्स में भी आगे प्योरिटन्स आ जाते हैं। ठीक है, और इस तरह से रिलीजन आता है जिसको हम अभी नेक्स्ट क्लास में जब हम ग्लोरियस रेवोल्यूशन से ऑनवर्ड जाएंगे तो देखेंगे। अब चर्च ऑफ इंग्लैंड था जिसमें सुप्रीम गवर्नर ऑफ चर्च था, जिसने रिलीजियस प्रैक्टिसेस और ट्रेडिशन जो है वो शेप की। फिर कैथोलिज्म ने भी आपके पास एक बड़ा की रोल प्ले किया। तीसरा जो मेजर आपके पास था वो था प्रीबेस्टेरियनिज्म।
जो कि आपके पास एक सेपरेट रिलीजियस आइडेंटिटी थी। सो ये आप कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले आपको समझ आ रहा है कि स्कॉटलैंड का अपना एक अलहदा है, इंग्लैंड, वेल्स और आयरलैंड में कैथोलिज्म और उसके अलावा प्रोटेस्टेंटिज्म आपके पास मौजूद है। अब कैथोलिज्म और प्रोटेस्टेंटिज्म की आप यही समझ लें जिस तरह आपस में शिया सुन्नी की जो वॉर है। ठीक है जी। उसके बाद जी पार्लियामेंट का बड़ा आपके पास एक की रोल है। एक साइड पे आपके पास मोनार्की थी और एक साइड पे आपके पास क्या था, पार्लियामेंट था। अब पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट जो है आपके पास एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन के तौर पे सामने आता है। पहले क्या था कि एक मेयर एडवाइजरी बॉडी थी टू प्राइमरी लेजिस्लेटिव एंड गवर्निंग अथॉरिटी। अब इसने क्या किया, इट प्लेड अ क्रूशियल रोल इन लिमिटिंग द मोनार्क्स पावर एंड इंश्योरिंग ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और इसकी पहली जो फाउंडेशन लिखी रखी गई थी वो आपके पास 1215 में थी, जिसमें मैग्ना कार्टा होता है। मैग्ना कार्टा बेसिकली एक हिस्टोरिकल इवेंट था जिसमें एक किंग था जिसका नाम था किंग जॉन। उसको फ्रांस के अगेंस्ट वॉर लड़नी थी, लेकिन उसके अपने लोग जो थे, फौज इतनी थी नहीं उसके पास, जो ऑफिशियल फौज थी। तो उसके बाद आपके पास क्या हुआ कि जो फ्यूडल्स थे या पावरफुल्स थे तो उसमें उसके साथ क्या किया, अलायंस किया, डील की बेसिकली। उस डील में ये डिसाइड हुआ कि आप क्या करोगे कि हमें राइट्स दोगे, हमारे पूछे बगैर कोई काम नहीं करोगे। अब इनिशियली वो क्या थे, 50-60 लोग थे। फिर क्या हुआ कि वो बढ़ते बढ़ते आपके पास ग्लोरियस रेवोल्यूशन आई, यानी पार्लियामेंट बन गई। फिर ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद जब हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से चेंज आया, पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो आपके पास चेंज हो जाता है। अब इसकी अगर हम ब्रिटिश हिस्ट्री को देखते हैं तो बेसिकली कई एक चैलेंजेस आए इसमें। चैलेंजेस आए, एक आप कॉपी पेंसिल निकालें, मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखवाना चाहता हूँ। जब सारे निकाल लें तो मुझे बताइएगा, मैं थम्स अप कर दें या यस कर दें। मैं एक छोटी सी टाइमलाइन आपको समझाना चाहता हूँ। ओके जी। इसमें हम सबसे पहले क्या है कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन पे जाएंगे। एक सिविल वॉर होती है। इंग्लिश सिविल वॉर जो थी एक बड़ा ही प्रोमिनेंट इवेंट था। प्रोमिनेंट आपके पास इवेंट जो है वो इन अ वे था कि आपके पास इसने पूरी की पूरी ब्रिटेन की जो हिस्ट्री है उसको शेप कर दिया, जो कि हम कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। जो आपके पास 1642 यानी 1642 से 1651 तक आपके पास रहती है। ठीक है। जिसमें आपके पास एक साइड पे पार्लियामेंटेरियंस थे और दूसरी साइड पे आपके पास किंग के फॉलोअर थे, जिनको कहा जाता है रॉयलिस्ट्स। जिसमें क्या था कि किंग चार्ल्स वन जो उस टाइम पे मौजूद था, वो ये कहता था कि मेरे पास खुदा की तरफ से राइट दिया गया कि मैं रूल करूं और तुम मुझे चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन पार्लियामेंट ने क्या किया कि पार्लियामेंट उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी। ठीक है। वो कहती थी कि पार्लियामेंट, जब तक पार्लियामेंट, अगर आप पार्लियामेंट से नहीं पूछेंगे तो आप कोई फैसला नहीं कर सकते। फिर उसके बाद क्या था कि आपके पास कुछ रिलीजियस डिस्प्यूट्स थे। अब रिलीजियस डिस्प्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रिटिश की हिस्ट्री को समझने के लिए। ठीक है। अब जो इंग्लिश सिविल वॉर जो थी
उसमें आपके पास एक टर्म यूज होती है जिसे हम कहते हैं एंग्लिकनिज्म। ANGLICANISM। और दूसरी है प्यूरिटनिज्म। अब जो चर्च ऑफ इंग्लैंड बना था 16वीं सेंचुरी में, मैंने आपको बताया हेनरी द एट ने, उसमें कई एलिमेंट रोमन कैथोलिज्म के थे, कि ये वही रोमन कैथोलिज्म वाले थे। उसने अपने आप जो उसको सूट करता था उसके मुताबिक चेंज कर लिया। अब जो चर्च उस टाइम पे था वो मोनार्क को क्या करता था, सपोर्ट करता था। ठीक है, यानी जो उसने फैसला करना उसी को सपोर्ट कर देना। किंग उसने भी कहना कि जी मुझे तो चर्च की तरफ से भी मिल गया, तो व्हाई डू आई केयर। सो उसके बाद क्या हुआ कि आपके पास प्योरिटनिज्म आया। उसी चर्च ऑफ इंग्लैंड के कुछ लोग खड़े हुए, उन्होंने कहा कि हमने प्योरीफाई करना है जो कैथोलिक प्रैक्टिसेस थी, जो उसमें हायरार्की थी, सेरेमनीज थी। सो ये आपके पास क्या हुआ कि एक मसला जो है वो खड़ा हो गया और इस पे उनके दरमियान मसले आते हैं। फिर उसके बाद क्या है, ग्लोरियस रेवोल्यूशन आती है जो आके आपकी सारी जो हिस्ट्री है वो चेंज करती है। ये मेजर इवेंट है जो आपके सामने 1688 से पहले हुए हैं। मैग्ना कार्टा का मैं आपको बता चुका हूँ। इसको थोड़ा बहुत एज अ रेफरेंस आप यूज कर सकते हैं ताकि एग्जामिनर को ये लगे कि इसने हिस्ट्री जो है इससे पहले भी आइडिया है। वॉर ऑफ रोजेस को छोड़ दें, ये करने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश रेफॉर्मेशन जिसमें उसने रिफॉर्म किया, फिर सिविल वॉर आती है जिसमें मोनार्की ख़त्म हो जाती है 1642 में। पार्लियामेंट जो है वो पावरफुल हो जाती है, लेकिन 1660 में आपके पास दोबारा मोनार्की चार्ल्स टू की सूरत में आ जाती है। और जो 1642 से 1651 का है उसे हम कॉमनवेल्थ पीरियड कहते हैं, यानी आम लोगों की हुकूमत। मोनार्की उस टाइम पे मौजूद ही नहीं थी। अगर आपसे कोई ये सवाल पूछे कि कभी मोनार्की अभी भी मौजूद है वहाँ, कभी मोनार्की मौजूद नहीं रही, तो आप कहेंगे 1642 से 1651 तक। अब मैग्ना कार्टा को थोड़ा और एक्सपेंड करना चाहूंगा मैं, कि बेसिकली आपके पास जो प्रिंसिपल रूल ऑफ लॉ जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या मतलब होता है रूल ऑफ लॉ का, जरा आप तो बताएं। बताएं जी, चैट बॉक्स में लिखें। रूल ऑफ लॉ नहीं, उर्दू में लिखना आपने, जो आपको समझ आती है। माइक ऑन करके बेशक बता दें। Sir, it means that all the people and the government itself is accountable under a particular law. ठीक है, एंड व्हाट इज लॉ? The rules and regulations which are supposed to be followed. एंड हु डिफाइंस रूल्स एंड रेगुलेशंस? Sir, I'm unsure about that. Just let's have this discussion because it will bring a conceptual clarity. कोई और बताए, अक्सा बताओ, अजीम बताओ, ईशा बताओ, कि कौन रूल्स एंड लॉज बनाता है। Sir, the authority at the top. एनी गेस? Sir, So the the authority. people themselves. गुड। एंड हाउ पीपल कैसे बनाते हैं? अब मैं लॉ बना सकता हूँ यहाँ पे बैठ के? No, sir, you choose a representative and they make the law. ओके, मतलब पार्लियामेंट बनाती है। अब मेरा Exactly. आपसे अगला सवाल ये है कि क्या पार्लियामेंट हमेशा से लॉ बनाती है? मैं जब मुगल अंपायर यहाँ पे था, उसमें बहादुर शाह जफर था या कोई और, बाबर था, अकबर था, नाम सुने हैं ना सबने आपने। तो वो जब बनाते थे तो क्या वो कैसे बनाते होंगे? क्या वो लोगों से पूछते थे? सर उनका दिल करता था तो वो लॉ बन जाता था. So this is the difference between two opposite streams. On one hand, there is this concept of people making law through a legislative process that is called as parliament, in a forum that is called as parliament,
while on the other hand there is this one person who is making law. एक साइड पे पार्लियामेंट में लोग बैठ के लॉ ostensibly, मतलब apparently representative of all the people, ठीक है, वो लॉ बना रहे हैं. And on the other hand there was this king. So this is the debate that started with the passage of Magna Carta. एक साइड पे किंग जॉन था, दूसरी साइड पे आपके पास वो पार्लियामेंट थी, वो चंद लोग थे जिन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि हमें पहले किंग का जिसको दिल करता है वो यहाँ से पकड़ लेता है लॉ. उसने अपना वो उसने कहा कि जी अपना मौत की सजा फांसी होगी. अब किंग के पास फैसला गया. सो ही डिसाइडेड कि मौत ये है, मौत फिजिकल मौत नहीं है, मौत ये भी तो हो सकती है कि आपके पास में मेरा मूड जो है वो ऑफ हो गया या इस तरह चीज ऑफ हो गई है. सो व्हेन यू गिव दिस पावर ऑफ मेकिंग लॉ, एडजुडिकेटिंग लॉ एंड एग्जीक्यूटिंग लॉ, समझ आई आपको? लॉ बनाना, लॉ पे फैसला करना, किसने गलत किया है सही किया है, और उसको इम्प्लीमेंट करवाना. जब एक इंसान या एक इंस्टीट्यूशन या एक बॉडी में आप वेस्ट कर देते हैं, रख देते हैं, तो उसकी वजह से ये टायरनी आती है, मतलब एब्सोल्यूट मोनार्की आती है. सो दैट इज वाई दिस आइडिया ऑफ जुडिशरी हमारी अलहदा है, पार्लियामेंट अलहदा है, एग्जीक्यूशन करने वाली अलहदा है. सो ये चीज आप सब लोगों को अंडरस्टैंड होगी. आर वी क्लियर ऑन दिस? ठीक है जी. सो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि आपको ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, बिकॉज यहाँ से वो कॉन्सेप्ट सारे इवॉल्व होते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद प्रोटेक्शन फॉर बैरन्स एंड कॉमनर्स, लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन ब्रिटिश एंड अमेरिकन लॉ, इसमें हम बात कर चुके हैं. उसके बाद आपके पास ये ट्यूडर डायनेस्टी है, ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा कि 1485 से 1603 तक रहती है, जिसमें हेनरी ट्यूडर जो है वो आता है. फिर हेनरी ट्यूडर ने आपके पास कैथोलिक चर्च को इस्टेब्लिश किया था. 6 मैरिजेस थी, और एक मैरिज में डाइवोर्स की बेस पे उसने कैथोलिक चर्च बनाया था. फिर उसके बाद एलिजाबेथन एरा है, क्वीन एलिजाबेथन जो विक हेनरी एट की डॉटर थी वो आती है. फिर उसके बाद इंग्लिश सिविल वॉर आ जाती है. किंग चार्ल्स वन, पार्लियामेंटेरियंस की डिमांड होती है फॉर मोर पावर. किंग और पार्लियामेंट के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, और एज अ रिजल्ट ऑफ रिपब्लिक, ओलिवर क्रोमवेल पावरफुल लॉर्ड प्रोटेक्टर. रिपब्लिक मतलब वहां पे अ प्लेस वेयर पीपल रूल इंस्टेड ऑफ किंग और मोनार्क. ठीक है जी. उसके बाद रिस्टोरेशन ऑफ मोनार्की होती है. जब ओलिवर क्रोमवेल जो है उसकी डेथ होती है, तो स्टेबिलिटी नहीं आती, क्योंकि वो उस तरह से एक इस्टेब्लिश्ड सिस्टम मौजूद नहीं था. सो आपके पास चार्ल्स टू जो सन था उसको दोबारा से रिस्टोर जो है वो कर दिया जाता है. ये जी ग्लोरियस रेवोल्यूशन है जिसके बारे में हम कल डिटेल में पढ़ेंगे. ये आज का लेक्चर रखने का मकसद आपके साथ एक ओवरव्यू डिस्कस करना था, जिसमें मैं चाहता था कि हम जो है वो एक ओवरव्यू डिस्कस कर लें. इसमें आप भी थोड़ा सा सर्च कीजिएगा, कुछ चीज़ें इसमें स्लाइड्स आपके साथ अभी शेयर हो जाएंगी, और कल हम इंशाल्लाह ग्लोरियस रेवोल्यूशन से यूनियन ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड जो है वो करेंगे. कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें जी. ये कुछ लेसन हैं, इनको ऐसा चाहिए गेस करने की जरूरत नहीं है. सर आज एनी जो हमने पढ़ा उसका क्वेश्चन क्या आता है पेपर में से? क्वेश्चन कोई नहीं आता, ये दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इसे कहते, फॉर योर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. इट इज बिफोर 1688. आवर सिलेबस विल स्टार्ट फ्रॉम 1688 टू ऑनवर्ड्स. ठीक है जी. एनी क्वेश्चन? आप मुझे ब्रीफली अपना बताएं, आपकी डिग्रीज किस किस में है, आपने कहाँ कहाँ से की हुई है, ताकि थोड़ा मुझे उस हिसाब से मैं आप लोगों को लेके चलूं.
बरीरा, आपने तो इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ा होगा, इसमें अपना को बैकग्राउंड में, हिस्ट्री में, जो ये ब्रिटिश हिस्ट्री है, नॉवेल्स में, या इस तरह से मुस्कान का भी है। तो आपने किन किन एरियाज को टच किया है, कितनी डिटेल में किया है? मुस्कान आप भी बताएं, बरीरा आप भी बताएं, और किसी का अगर इंग्लिश लिटरेचर है, या एनीवन हु इज फेमिलियर विद ब्रिटिश हिस्ट्री। Well, basically, what we have done is that, we have been introduced to different eras in terms of literature, and अच्छा, obviously, जो सिनेरियो था, जो भी पॉलिटिकल अथॉरिटी थी, उनका इन्फ्लुएंस तो है, बट वी हैव, मतलब द हिस्ट्री वाज नॉट रियली एज बिग ऑफ अ कंसर्न विथ ओके लिटरेचर। ओके जी। चलें जी, इंशाल्लाह हम इसको एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस रखेंगे। एंड बिफोर, आपने ना प्लीज़ इसको साथ साथ करना है। नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, आपको पास पेपर का एनालिसिस, लाइक ईच एंड एवरीथिंग आपको रेडीमेड मिलेगी। और वीक में 2 क्लासेस होंगी, ज़्यादा होगा भी नहीं। और कोशिश, आप में से कितने लोग ये अटेम्प्ट दे रहे हैं, ताकि मुझे वो भी आइडिया हो जाए, हम उसको उस हिसाब से भी देख लें। हैंड रेज कीजिएगा प्लीज़। चलें, मतलब हमारी 2 से 3 लोग भी अगर दे रहे हैं, तो हमने इस दिसंबर में इसको एंड करना है। सो आई ट्राई टू कवर इट बाय द मिड ऑफ दिसंबर इंशाल्लाह, या मैक्सिमम बाय द स्टार्ट ऑफ जनवरी। ठीक है। तो थोड़ा सा हमारी पहले क्लासेस थोड़ा कम हम फ्रिक्वेंसी रखेंगे, फिर उसके साथ रखेंगे, तो आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी। आपने इसको साथ साथ प्रिपेयर भी करना है, रिसोर्सेज वगैरह सारी चीज़ें आई विल प्रोवाइड देम। ठीक है जी। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, देन आई, इफ नॉट, देन आई एंड द क्लास। थैंक यू जी। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।